हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। वो है डिस्क्राइबिंग मोशन। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि क्लास 8 में जैसे आप लोगों ने पढ़ा था उससे बिल्कुल डिफरेंट आपको क्लास 9 में पढ़ना होगा। आपको थोड़ा ज़्यादा समझने की आदत डालनी होगी, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आदत डालनी होगी, अपने कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। तो इसके लिए हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है और आप अगर कोशिश करो तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, इसमें डिस्क्राइबिंग मोशन हम लोग ये चैप्टर शुरू करेंगे। बच्चों, तो चैप्टर के नाम से ही लग रहा है कि जरूर ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जस्ट मेन टॉपिक में आने के पहले थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग जान लेते हैं। यहाँ देखिए, फिजिक्स का एक ब्रांच जो है उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स। आई थिंक इट वुड बी डिराइव्ड फ्रॉम मशीन, तो मशीन से बना मैकेनिक्स। अब देखिए, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन, है ना। तो पूरे ब्रांच को, पूरे जो ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है या मोशन में है, उसके बारे में जो भी चीज हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स होगा क्या, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो गया स्टैटिक्स। एंड डायनामिक्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मोशन में है अंडर, या तो वो अंडर फोर्स, मतलब फोर्स के एक्शन से वो मोशन में है, या सिर्फ मोशन में है। तो उसके बारे में, मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे डायनामिक्स। अब देखिए, डायनामिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक्स। अब देखिए, काइनेमेटिक्स में क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बिना उसके रीजन को जाने हुए, मोशन किस कारण से है वो हमें नहीं जानना है। इस पार्ट में सिर्फ हमें पढ़ना है ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा काइनेमेटिक्स में। और काइनेटिक्स में हम लोग को जानना होगा क्या, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका रीज़न क्या है, उस पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा। तो इस तरह से ये सारा हमारा फिजिक्स का एक छोटा सा ब्रांच मैकेनिक्स का पार्ट हुआ। क्या क्या, मैकेनिक्स स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन मोशन, उसका दो ब्रांच हुआ, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके स्टडी को स्टैटिक्स और डायनामिक्स में। ऑब्जेक्ट मोशन में है तो किस कारण से मोशन में है, अगर रेस्ट में है तो किस कारण से है। तो इसको भी फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन विदाउट नोइंग द रीजन ऑफ मोशन। बट काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के मोशन और रेस्ट के बारे में, ये अलोंग विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, रेस्ट में होगा या क्या होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक्स में। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारा काइनेमेटिक्स है, ये पहला चैप्टर हमारा होगा काइनेमेटिक्स, और दूसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो वो हमारा आ जाएगा काइनेटिक्स में। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो अब देखिए, पहला जो हमारा टर्म है, एक है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसी को हम लोग ऑरिजिन भी कर सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट देखिए क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताना होगा
उसके मोशन के बारे में हमें बताना होगा, तो या रेस्ट के बारे में बताना होगा, तो हमको ये बताना होगा, ये कंसीडर करना होगा कि किसके रेस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। तो वो जो पॉइंट हम लेंगे, वो जो जगह हम लेंगे, उस जगह को आप कहेंगे रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। आप लोगों ने मैथ में ग्राफ पढ़ा होगा, उस ग्राफ में हम लोग इस तरह से वो 2 लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए थे। तो ये जो पॉइंट हम लोगों ने लिया था, ये क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। इधर को हम लोग +1 2 3 4, इधर -1 2 3 4, +1 2 3 4, -1 2 3 4 लिए थे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। तो द फिक्स्ड पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू विच द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड। ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जिस पॉइंट को कंसीडर करके, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रेफरेंस पॉइंट। सपोज मैं ये बात कहूँ कि ये स्टेशन, यहाँ स्टेशन 5 किलोमीटर पर है, तो कहाँ से, हमें तो बताना होगा ना कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ से स्टेशन 5 किलोमीटर पर है, मेरे घर से है या किसी और जगह से है। तो जिस जगह के बारे में, जिस जगह से स्टेशन का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो वो जगह क्या हमारा हो गया? रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट को आप जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग रिकॉल करते हैं ये सारी बातें, लाइक मोशन, रेस्ट, ये सब हम लोग क्लास 7 में भी पढ़े थे बच्चों, लेकिन अब हम लोग फिर से उन सारी चीज़ों को रिकॉल करते हैं। तो अब देखिए, पहला टर्म हम लोग लेते हैं मोशन। मोशन, तो बच्चों मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को हम कब कहते हैं? जब वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, तब वो क्या होगा? रेस्ट में कहलाएगा। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स प्लेस विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, तब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। और रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, तब वो मोशन में होगा। तो अब हम लोग वो एग्जाम्पल लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज ये ट्रेन हमारी जा रही है, ये ट्रेन है, इसमें लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ बाहर में कोई एक आदमी पटरी के किनारे खड़ा है। अब ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस आदमी को क्या लगेगा? ट्रेन अपना पूरी इस आदमी के रेस्पेक्ट में, ये रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये ट्रेन अलोंग विद द पैसेंजर्स अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम ये आदमी क्या समझेगा कि ये सारा आदमी मोशन में है ट्रेन के साथ। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ट्रेन और उसमें बैठा पैसेंजर्स मोशन में होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा? ये जो पैसेंजर इसके अंदर बैठा हुआ है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, क्योंकि वो तो अपने प्लेस पर बैठे हुए हैं, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। किसी एक को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, इसके रेस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, तो ये रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहते हुए भी इस आदमी के रेस्पेक्ट में वो सब मोशन में कहलाएंगे, क्योंकि उनका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ टाइम। ओके,
तो बच्चों ये कितना सारा एग्जाम्पल हो गया। इस आदमी के लिए ये ट्रेन मोशन में है, ये पैसेंजर इसके अंदर मोशन में है, लेकिन पैसेंजर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। अब क्या देखते हैं, क्या करते हैं कि ये जो पैसेंजर है ये बाहर की ओर देखता है, इस आदमी को देखता है। सपोज कोई पेड़ है यहाँ, ये पेड़ है, इस पेड़ को ये आदमी, ये पैसेंजर से देखता है। तो क्या लगेगा कि ये पेड़, ये आदमी, जो भी घर मकान इस रेलवे लाइन के किनारे है, वो सब अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो रेल के वो ये जो ट्रेन है इसके रेस्पेक्ट में इसको रेफरेंस पॉइंट हम लोग या ओरिजिन मान लेंगे, और इसके रेस्पेक्ट में वो आदमी, ये पेड़ पौधा सब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। इसलिए इसके रेस्पेक्ट में, इन पैसेंजर्स के रेस्पेक्ट में ये सारा क्या होगा, मोशन में हो। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि ये रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ। एक फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड जगह, फिक्स्ड पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में कहलाएगा, और अगर नहीं चेंज करता है तो वो रेस्ट में कहलाएगा। ओके, तो बच्चों दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रही हूँ, बोर्ड के पास पढ़ा रही हूँ, और कोई आदमी हमें स्पेस से देख रहा है। तो क्या होगा, हम तो ये मेरे चारों ओर जो सामान है, जो भी चीज़ें मेरे पास हैं, कैमरा है, जो भी मेरे पास मेरे चारों ओर की चीज़ें हैं, उन चीज़ों के रिस्पेक्ट में मैं तो रेस्ट में हूँ, क्योंकि मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें मेरे चारों ओर जो हैं वो रेफरेंस पॉइंट कहलाएंगे, ओरिजिन कहलाएंगे। उसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं रेस्ट में हूँ उन सारी चीज़ों के रेस्पेक्ट में। बट अ पर्सन फ्रॉम स्पेस इज वॉचिंग मी। तो क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है और ये सन के चारों ओर भी घूम रही है अर्थ, तो उस आदमी के रेस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज होगा कि नहीं? जरूर होगा, क्योंकि अर्थ के साथ तो हमारा पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो उस आदमी के लिए मैं, और ये घर मकान बिल्डिंग जो भी है, उस आदमी के लिए मोशन में होगा। तो बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी खास ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। लाइक मेरे चारों ओर की जो चीज़ें हैं उनके रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन कोई आदमी अगर मुझे स्पेस से देख रहा है तो उस आदमी के रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ। पैसेंजर्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन इस आदमी के रेस्पेक्ट में पैसेंजर अलोंग विद द ट्रेन मोशन में है। यहाँ इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये पेड़ घर मकान जो भी है वो रेस्ट में होगा, लेकिन ये जो ट्रेन है इसमें बैठा हुआ जो पैसेंजर्स है उसके रेस्पेक्ट में ऑल द थिंग्स आर इन मोशन। सो व्हाट वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन आर relative terms and no any object in this universe is at absolute rest. Okay children, तो I think कि इतनी सारी बातें आप लोगों ने समझ लिया होगा। क्या क्या? बहुत सारी बातें नहीं, बहुत थोड़ी सी बात, लेकिन जिसका मीनिंग गहरा हो। ठीक है, तो क्या क्या पढ़े हम लोग? रेस्ट एंड मोशन, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, नो एनी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स आर एट एब्सोल्यूट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जेक्ट मे बी इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जेक्ट। इसलिए रेस्ट और मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव टर्म्स है।
no any object in this universe are at absolute rest. Okay. हेलो बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट वन इज डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमारा क्या है, कैसे आप इसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं पूछूं आपसे तो आप समझते तो होंगे ही डिस्टेंस, लेकिन मे बी की डेफिनेशन आपको ना पता हो। तो डिस्टेंस कहिएगा किसको? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन। कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है। लाइक सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए पर है और ये अपना पोजीशन चेंज करके बी पर चला आया, तो इसका इनिशियल पोजीशन पॉइंट पोजीशन हो गया ए, फाइनल पोजीशन हो गया बी। तो इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का जो लेंथ ऑफ पाथ होगा, ये कर्व्ड लाइन का जो लेंथ होगा, इसे ही हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो कर्व्ड लाइन का लेंथ होगा, इसे ही हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। लाइक सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए से चला, ए से यहाँ ये 4 मीटर है, ए से बी पर आया, फिर बी से सी पर आया, ये 3 किलोमीटर है। तो फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन सी, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना हो गया? 7 किलोमीटर। ओके, अब कोई सर्किल हम लोग ले लेते हैं जिसका रेडियस है आर। एक सर्किल ले लिया। कोई ऑब्जेक्ट अगर एक राउंड पूरा करता है, इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए ही है, मतलब ए से चल के सर्कमफेरेंस के अलोंग फिर ए पर ही चला आता है, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना हो गया? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल के बराबर। तो द टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? किलोमीटर। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा मीटर, बिगर यूनिट किलोमीटर, स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर एंड ऑल। नाउ द अदर important term we have is displacement। तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट को आपको समझना, अच्छे से समझने की जरूरत है। हालांकि हम लोग इस दोनों टर्म को एक जैसा ही यूज करते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टर्म है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट किसको कहिएगा? द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए है और फाइनल पोजीशन सी है, तो इस दोनों के बीच शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कौन सा होगा? इस दोनों को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये एसी का जो लेंथ होगा वही हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट, और द लेंथ ऑफ straight line path between initial and final position of object is called displacement। और आप क्या कह सकते हो? distance traveled in fixed direction is called displacement। तो ए से सी पर जाना है, ये फिक्स डायरेक्शन ए से सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ में सी पर चला है, तो इसका जो लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इस डायग्राम में ए से बी पर ऑब्जेक्ट अगर आता है इस कर्व्ड पाथ के अलोंग, ओके, तो ये तो इस कर्व्ड पाथ का लेंथ हो गया डिस्टेंस, लेकिन इस दोनों पोजीशन को अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो इसका जो लेंथ होगा यही होगा डिस्प्लेसमेंट। अब ये सर्किल का रेडियस है आर। क्या हम लोगों ने डिस्टेंस के केस में लिया था कि ए से ऑब्जेक्ट चला और फिर ए पर ही आ गया, तो कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था? इसके सर्कमफेरेंस के बराबर, और वो होगा कितना? 2πr। बट अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन भी ए है
और फाइनल पोजीशन भी ए ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, तो वो अब सपोज कि मैं आपसे कहूँ कि राम यहाँ से स्टेशन गया जिसकी दूरी 5 किलोमीटर है, फिर वो लौट के यहाँ ही चला आया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर। 5 जाने में और 5 लौटने में डिस्टेंस ट्रैवल हो गया 10 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ओके, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क हो गया। डिस्टेंस हो गया ट्रैवल क्या, टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट विल हैव डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वोंट हैव डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिक्स्ड डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट में फिक्स्ड डायरेक्शन होगा बट डिस्टेंस में नहीं होगा। बच्चों, तो ये एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर हमारा क्वेश्चन है। लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ओ, यहाँ से शुरू करता है, ट्रेवल्स 5 किलोमीटर ईस्ट, ये 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर गया, ये है ईस्ट। देन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ से नॉर्थ की ओर गया 5 किलोमीटर। 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर 10 किलोमीटर आया। देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनली सी पर आया। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल कितना, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ओ ए कितना है 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, कितना हो गया 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया ट्रेवल, ये और ये। अब अगर हमें कहता है डिस्प्लेसमेंट निकालने, तो इनिशियल पोजीशन ओ, फाइनल पोजीशन सी है, तो हमें क्या करना होगा, ओ सी का लेंथ निकालना होगा। कैसे निकालोगे, तो ओ सी डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा, तो ओ सी का लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ जिसमें हमें ये पता है ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 किलोमीटर होगा, ये 5 किलोमीटर होगा तो ये भी 5 किलोमीटर होगा। तो हमें क्या करना होगा, ये लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 25 प्लस 25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये हो गया 50 स्क्वायर रूट 5 इंटू 5 इंटू 2 कर देते हैं फैक्टराइज, तो हमारा कितना हो गया 5√2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट ओसी का लेंथ हो गया 5√2 वो किलोमीटर। तो बाय दिस वे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस वी कैन calculate, or next day in next video children we will do some more numericals based on distance and displacement. So I expect from you all that you would have understood this topic, small topic, and then if you have understood, then you will like, share and subscribe it. And if there is any confusion in understanding, if there is if this video needs some improvement, you will suggest me, you will write in the comment box. I will be happy to see that, and you will like and subscribe it. Thank you for watching.